हाँ जी। सो डाउट क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे। बताइए। कोई डाउट नहीं किसी को? आयनिक इक्विलिब्रियम के डाउट्स? कैन NaOH and CH3COH कैन मेक अ बफर सॉल्यूशन? मान लीजिए आपके पास में CH3COH सॉल्यूशन है, आपने इसमें NaOH ऐड किया, इसके जितने मोल थे उतना ही NaOH ऐड कर दिया होता तो ये दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते और ये बन जाता। लेकिन आपने क्या किया, इसके ज्यादा मोल डाल दिए, तो इसके 1 मोल के लिए 1 मोल लगता है, तो इसके 5 मोल के लिए ये 5 मोल लगेगा, 5 मोल बचेगा और 5 मोल सॉल्ट बन जाएगा। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट मीडियम में प्रेजेंट है, तो दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। ब्लड पीएच 7.4 बताया तो था, अब इसमें और क्या बताऊं? ब्लड का पीएच 7.4 होता है। कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट बफर होने के कारण। हर्ष गुप्ता। सर, अगर बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस डिकम्पोज होकर इक्विलिब्रियम रिटेन कर लेता है तो फिर 0.2 यूनिट्स का भी डिफरेंस कैसे आता है? ये इक्विलिब्रियम एक बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये और ये दोनों अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इस एसिड का Ka मेंटेन करने के लिए मीडियम में ये कुछ है, ये कुछ है और ये कुछ क्वांटिटी पे है। अब मान लीजिए आपने बाहर से थोड़ा सा बेस ऐड किया, जब बाहर से बेस ऐड किया तो उस बेस ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो इसने डिसोसिएशन आगे बढ़ के ये दिया। बट जब इसका डिसोसिएशन आगे बढ़ेगा, ये ए था, ये बी था, ये सी था, अब OH आयन ने कुछ H+ कंज्यूम कर लिए, OH आयन कम हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम आगे आया वापस से H+ देने को, लेकिन साथ में ये भी कुछ दे देगा, तो ये A-X हो जाएगा, ये B-X हो जाएगा। Kb को वही, Ka को वही रखना है। पहले ये Ka क्या था, B इंटू सी अपॉन ए। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये B+X हो गया है, ये A-X हो गया है, तो H+ C ही रहेगा या C से अलग होगा? सर, बढ़ जाएगा। कुछ अलग होगा ना? यस सर। तो ओके। एग्जैक्टली C नहीं रहेगा, हालांकि जितना C था उसके करीब आ जाएगा फिर से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम फेस टेस्ट में आएगा क्या? हर क्लास में बता देता हूं कि नहीं आएगा, फिर भी आपको अभी भी पूछना रहता है कि आएगा क्या। तो क्लास में आप क्या सुनते रहते हो? 3 बार बता चुका था कि आयनिक इक्विलिब्रियम फेस टेस्ट में नहीं आएगा। अथर पांडे, NaOH and CH3COH can make a buffer solution. What is the required condition? अभी इतना समझाया, उसके बाद भी तुम्हें रिक्वायर्ड कंडीशन समझ में नहीं आई। एसिड ज्यादा ले लो भाई, एसिटिक एसिड ज्यादा ले लो, बेस कम ले लो, वो पूरा खत्म हो जाए, एसिड थोड़ा बच जाए, सॉल्ट बन जाए साथ में।
बिल्कुल रटने की चीज चाहिए आपको कि ऐसा ऐसा सर ने बताया था, ऐसा सर रट ले, हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, बस कॉमन सेंस तो लगाना ही नहीं अपने को। फिर बोले क्वेश्चन नहीं बनते सर। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस आयन? OH माइनस आयन का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, मतलब इसको एसिड का काम करना चाहिए। और अगर ये एसिड H प्लस आयन देता है तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आयन आ जाएगा, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगेन ये क्वेश्चन आप सेकंड टाइम पूछ रहे हो, पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन पूछा था, यही बताया था मैंने। इफ द इक्वेशन इज गिवन, हाउ डू वी नो इट इज अ बफर सॉल्यूशन? डू वी हैव टू रिमेंबर इट स्पेसिफिकली? अगेन रिमेंबर इट, कॉमन सेंस नहीं लगाना अपने को। अगर एक वीक एसिड दिया है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया है, ये इसका सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। अगर एसिड ज्यादा लिया गया हो तो जितना बेस आपने मिलाया है ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा एसिड बच जाना चाहिए और सॉल्ट तो बन ही रहा है, तब ये बफर बनेगा। और कोई डाउट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन? अगर किसी रिएक्शन को आपको कांस्टेंट पीएच पे करवाना हो तो उसको बफर सॉल्यूशन में कराते हैं, ताकि पीएच ज्यादा चेंज ना हो। कई रिएक्शंस होती हैं जो पीएच सेंसिटिव होती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को कराने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट ही नहीं है? प्लीज एक्सप्लेन बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बाद में पढ़ाया जाएगा, गैसियस स्टेट का टॉपिक है एडवांस का, अभी उसको पढ़ाया नहीं मैंने। व्हाट इज मेंट बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट? अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस डिसोसिएट होता है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस उसका नाम बदल दिया है। उसको उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहने के बजाय उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। हैंडरसन इक्वेशन के डेरिवेशन में लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड को और आगे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया है? कर सकते थे, लेकिन वहीं तक कर लो, पहले सॉल्ट और एसिड का रेशो निकाल लो, वो रेशो एक नंबर होगा, उस एक नंबर का लॉग निकालना ज्यादा इजी है, बजाय लॉग एसिड अपॉन बेस को लॉग एसिड माइनस लॉग बेस कर देते, या लॉग एसिड माइनस लॉग सॉल्ट कर देते। तो वो कर लो चाहो तो आप उसको आगे, पर दो लॉग निकालने के बजाय एक लॉग निकाल लो, इजी है। It is necessary that the cation of strong acid in a mixture of strong acid weak base always goes under hydrolysis. Goes under क्या होता है? Under goes होता है। Is it necessary that the cation of strong acid in a mixture of strong acid weak base? अगर strong acid weak base का salt है तो is it necessary कि वो हमेशा हाइड्रोलाइज होगा? अरे तो हाइड्रोलाइज कौन होता है? जो वीक बेस बनाता हो, क्योंकि एक बार ये बन गया तो ये वापस कंप्लीट नहीं टूटेगा, तो ये मीडियम में रहेगा। इट इज नेसेसरी कि हाइड्रोलाइज होगा।
Its ionization and dissociation constants are same. एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, दोनों को सेम कहेंगे, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम रहेगा। Why acetic acid is weaker than formic acid? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको पता चलेगा ये कि एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से वीकर क्यों है। अगर वो सॉल्ट और एसिड का रेशियो कुछ नॉन इंटीजर आ जाए तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो उस केस में आप उसको और सिंप्लीफाई कर लेना। मैंने मना कहाँ किया सिंप्लीफाई करने को। इस बफर कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स। बफर कैपेसिटी बफर इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अलावा किसी और सॉल्यूशन का एक्टिव मास निकाल सकते हैं? नहीं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं तो एक्टिव मास नॉट डिफाइंड होगा, नहीं निकाल पाएंगे। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन should be added to 50 ml of 0.2 molar? How much volume of 0.1 molar acetic acid solution should be added to 50 milliliter of 0.2 molar sodium acetate solution? If we want to prepare a buffer solution of pH 4.91, given that pKa of acetic acid is 4.76, आपने एसिटिक एसिड और NaOH के दो सॉल्यूशन मिलाए, इसको कितना मिलाना चाहिए कि आपको ये pH वाला बफर मिले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकाल लेंगे। पॉइंट 0.01 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, लेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड टेकन इज V मिलीलीटर, तो 0.1 इंटू V अपॉन 1000। तो 0.0001 V नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिए है। अब ये एसिटिक एसिड NaOH से रिएक्ट करेगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, इसके 0.01 मोल और इसके 0.0001 V मोल लिए हैं। अगर बफर बनाना है तो ये खत्म हो जाना चाहिए, ये बचना चाहिए, तो इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल लगता है, तो इसके 0.01 के लिए 0.01 मोल लगेगा, तो ये बचेगा। ये खत्म हो जाएगा, ये 0.01 मोल बनेगा, तो बफर बन जाएगा। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 50 प्लस V हो जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम V डैश हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम V डैश V डैश, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये है
pH इक्वल्स टू है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। आपको pH बनाना है, चाहिए कितना 4.91, pK है 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 अपॉन वी डैश, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 वी अपॉन वी डैश माइनस 0.01। ये वी डैश कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करके ये वी निकाल लेंगे। What is the pH of acetic acid and sodium acetate mixture? यार मेरे भाई वो डिपेंड करेगा कि इनका रेशो क्या है, बफर सॉल्यूशन बनेगा तो ऐसा कैसे आंसर दे दूं कि एसिटिक एसिड सोडियम एसिड मिक्सचर का पीएच कितना होता है। वो तो बफर सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट और एसिड का रेशो क्या है तो पीएच आएगा। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? हाँ ये ट्रू है। अगर आप एक बफर में बहुत ज्यादा एसिड डाल देंगे तो फिर वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। The result of change in pressure is studied in Le Chatelier principle, valid only for heterogeneous gaseous mixture or any solid substance can be there। कोई solid substance हो भी सकता है। The ionization constant of formic acid is 1.8 into 10 to the power minus 4। Calculate the ratio of sodium formate and formic acid in a buffer at pH 4.25, pH equals to pKa plus log of salt अपॉन एसिड। आपको ये रेशो पता करना है। pH 4.25 दिया है, pKa माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ, ये रेशो फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 3.74, 4.25 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होता था 4.74, तो ये होगा 3.74। Please explain Maxwell-Boltzmann distribution curve। गैसेस स्टेट का टॉपिक है ये। किसी गैसेस सिस्टम में 1/n dn/dv को v के साथ प्लॉट करते हैं। ये टर्म बताती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो किसी गैसियस सिस्टम में
ऐसे मॉलिक्यूल जीरो होते हैं जिनका वेलोसिटी जीरो होती है, ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत कम होता है जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। किसी गैसियस सिस्टम में एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के पास रहती है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। और कोई डाउट? चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम के।